मैंने तुमसे कहा था कि राजा को मारना है, उसका कोई इंतजाम करो। हम राजा को झाड़ दे देंगे, किसी और तरह से मार देंगे, सोते हुए को मार देंगे। पर जैसा तुम कहती हो, उसके लिए हमें और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैंने उन लोगों को जो घोड़े संभालते थे बेईमानी सिखा दी थी। मैंने सोचा था वही लोग हमारा साथ देंगे, पर एक ईमानदार आ गया जिसने उन सबको सुधरवा दिया। ऐसे जहर से नहीं करना है, ना ही सोए हुए को मारना है। मैं उसे रात में बेहोश कर दूंगी, फिर तुम उसका पलंग उठाकर जंगल के पास वाले तालाब में फेंक देना। अगर तुम ऐसा कर दोगे तभी मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। ऐसा करने के लिए हमें 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। इतना दूर उठाकर ले जाना आसान नहीं है। कुछ दिन रुको, मैं लोग जुटा देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों का इंतजाम करो, तब तक मैं राजा की बेटी को मार दूंगी। ये हमारे लिए बड़ी परेशानी कर सकती है। तुम उसे कैसे मारोगी? मैं उसे वैसे मारूंगी जैसे मैंने उसकी माँ को मारा था। तुमने उसकी माँ को कैसे मारा था? एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और उसकी दूसरी तरफ खाई है। मैं उसे उस पहाड़ी पर ले गई थी और ऊपर से धक्का दे दी थी। वो खाई में गिरकर मर गई थी। अगर किसी बहाने से वो लड़की भी उस पहाड़ पर चली जाए तो मैं उसे भी उसी तरह धक्का दे दूंगी। ये सारी बातें बाहर खड़े प्रेम ने छिपकर सुन ली। अगले दिन प्रेम राजा की बेटी से मिला। लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने पहाड़ से कूदकर खुदकुशी कर ली, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि माँ ने खुदकुशी की। माँ की मौत से एक दिन पहले ही उसने मुझसे कहा था, तुम मेरे साथ बाजार चलना, वहां जो चीज अच्छी लगे वही खरीद लेना, और हाँ, तुम हमेशा खुश रहना। अगर वह मरना ही चाहती थी तो मुझसे ऐसा क्यों कहती? अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई, तो एक काम करो, अपनी सौतेली माँ से कहो, माँ मुझे वह पहाड़ दिखाकर लाओ। वह तुम्हें पहाड़ पर ले जाएगी, तुम उसके साथ चली जाना। पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। मैं तुम्हें कुछ वस्त्र दूंगा, उन वस्त्रों को पहनकर ही तुम उसके साथ जाना और मुझे बताकर जाना कि मैं जा रही हूं। फिर तुम सब जान जाओगी कि तुम्हारी माँ को किसने मारा है। ठीक है। अगले दिन माया ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मेरा दिल करता है मैं वह पहाड़ देख कर आऊं। यहाँ से माँ ने छलांग लगाई थी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें वह पहाड़ जरूर दिखाकर लाऊंगी, पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वहां जाने से मना किया है। इसलिए जब तुम्हारे पिता कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर जाएंगे, तभी मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। अगले दिन राजा किसी काम से चला गया। सौतेली माँ ने माया से कहा, चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ दिखा कर लाती हूँ। माया ने यह बात प्रेम को बता दी। प्रेम ने उसे वह वस्त्र दे दिए और उसे पहनने को कहा। कुछ देर बाद माया को लेकर वे उस पहाड़ पर पहुंच गए और प्रेम नीचे खाई में पहुंच गया। पहाड़ पर पहुंचते ही डायन अपने असली रूप में आ गई। मैं एक डायन हूँ। मैंने ही तुम्हारी माँ को यहाँ से धक्का देकर मारा था और आज तुम्हें भी यहीं से ही फेंकना है। इतना कहकर ही डायन ने माया को धक्का दे दिया और नीचे फेंक दिया। पर चूंकि माया ने वह वस्त्र पहन रखे थे, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे उतर गई। उसे कोई चोट नहीं लगी। मुझे मेरी सौतेली माँ ने धक्का दे दिया। मैं अभी जाकर अपने पिता को सब बता दूंगी। नहीं, तुम अपने पिता से कुछ भी मत कहना। अब तुम्हें तो पता चल गया ना कि तुम्हारी माँ को किसने और कैसे मारा था। इन लोगों के लिए आज से तुम मर चुकी हो। अब से तुम लड़कों जैसे वस्त्र पहन लो। तुम्हें लड़का बनकर रहना होगा। पास में ही मेरी मौसी का घर है। आज से तुम वहीं रहोगी। मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। किसी को मत बताना कि तुम राजा की बेटी हो। तुम रोज रात को मेरे कमरे की पीछे वाली खिड़की के पास आ जाना, वहीं मिलेंगे हम। अगली रात माया लड़के के रूप में तैयार होती है और धीरे धीरे प्रेम के कमरे के पीछे पहुंचती है। वह खिड़की के पास खड़ी हो जाती है।
प्रेम जानबूझकर जोर से, ताकि आवाज बाहर पहुंच जाए, अरे अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, चंदन के आने का समय हो गया है। चंदन आता है, रुकता है और ध्यान से सुनने लगता है। कल फिर इसी समय यहीं आना, अब जाओ, कोई देख लेगा। चंदन धीरे धीरे खिड़की के पास आता है और अंदर झांकता है। उसे प्रेम के साथ एक लड़का दिखाई देता है। चंदन मन में सोचते हुए, ये किससे बातें कर रहा है? कल मैं थोड़ा पहले आऊंगा, सब पता चल जाएगा। अगली रात चंदन पहले ही आ जाता है। माया फिर लड़के के रूप में आती है और खिड़की के पास खड़ी होकर प्रेम से बात करने लगती है। तुम तो कहते थे कि परदेश में कोई बड़ा हाथ मारेंगे, हम घूरों के 15-15 किलो चने ही बेच लेते, थोड़े से पैसे भी बन जाते, पर तुमने तो वो मौका भी हाथ से गवा दिया। मैंने एक बार ईमानदारी इसीलिए दिखाई थी ताकि राजा मुझ पर भरोसा करे। अब उसे पूरा विश्वास है कि मैं सीधा आदमी हूँ। जब सही वक्त आएगा तो हम किसी दिन राजा के खजाने में बड़ा हाथ मारेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। बाहर खड़ा चंदन ये सब सुन लेता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे ये तो खुद चोर हैं। इतने दिन से राजा के सामने सीधा बनने का नाटक कर रहे थे और असल में खजाना लूटने की साजिश रच रहे हैं। पता नहीं ये इसके साथ वाला लड़का कौन है, लेकिन अगर ये लोग बेईमान हैं तो मेरे काम आ सकते हैं। अगले दिन चंदन रानी से मिलता है और कहता है, 2 आदमी तो मिल गए, एक मैं हूँ। मैं राजा को बेहोश कर दूंगी और फिर तुमने राजा को कंधे पर उठा लेना है। रास्ते में बिना रुके उसे उसी तालाब पर ले जाना है। दूसरी तरफ राजा की बेटी वापस नहीं आती। उसकी खोज शुरू हो जाती है। वह लापता हो जाती है। सिपाही चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, पर कहीं कोई निशान नहीं मिलता। इसके बाद चंदन प्रेम से मिलता है और कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम ये ईमानदारी का नाटक करते हो, पर असल में चोरी करने की साजिश रच रहे हो। पर तुम लोग चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। तो फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम हमारी मदद करो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बात यह है कि राजा बेहोश कर दिया जाएगा। हमें उसे उठाकर जंगल के पास तालाब में फेंक आना है। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और रानी मुझे राजा बना देगी और तुम्हें भी सोने की भरमार दे दूंगा। अच्छा बताओ, हमें क्या दोगे इसके बदले में? मैं तुम्हें इसके बदले 200 सोने की मोहरें दूंगा। सोने की ये मोहरें तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिल जाएंगी। अरे भाई, पर हम तो 3 हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, हमें 3 चाहिए ही थे। ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। उन दोनों ने तय कर लिया कि 2 दिन बाद राजा को उठाकर तालाब में फेंक आएंगे। अगले दिन प्रेम राजा के पास गया और सब कुछ बता दिया। महाराज, रानी और चंदन आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। अगर आप पूरा सबूत देखना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा ही कीजिए। महाराज, एक तो आप यह तावीज पहन लीजिए। यह तावीज जादू पर उल्टा असर करेगा। वह जादूगरनी खुद बेहोश हो जाएगी, पर आप बेहोश नहीं होंगे। जब वह बेहोश हो जाए तो आपको करना यह है, उसे चारपाई पर लिटा देना, कपड़ों से ढक देना और रस्सी से बांध देना, और आप अपना रूप बदल लीजिए ताकि कोई आपको न पहचान सके। फिर मेरे कमरे में आ जाइए जब आधी रात होगी। फिर जब आधी रात हुई, रानी राजा के कमरे में आकर उसे बेहोश करने के इरादे से अपना जादू चलाती है, पर जादू उल्टा असर करता है और वह खुद ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह बेहोश होती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। राजा उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे किसान की कही बात याद आती है और वह सोचता है कि किसान सच ही कह रहा था। यह डायन ही है और मैंने इसे समझा नहीं। राजा ने रानी को चारपाई पर लिटा दिया, कपड़ों में लपेटकर रस्सी से बांध दिया और खुद भेष बदलकर माया के पास गया, जो लड़के के रूप में छिपी थी।
वहां पहले से चंदन और प्रेम खड़े थे। फिर चारों मिलकर रानी की चारपाई को कांधों पर उठाते हैं। वहां पहुंचकर वे रानी को उसी तालाब में फेंक देते हैं, उस तालाब में जहां शैतान का वास था। जैसे ही रानी तालाब में गिरती है, शैतान की मृत्यु हो जाती है और उस डायन की भी जान चली जाती है, क्योंकि शैतान ने पहले ही कहा था, जब तुम इस तालाब में पैर रखोगी तब हमारी दोनों की मृत्यु हो जाएगी। यह सब उस नाग को भी पता था जो तालाब के किनारे रहता था, और वास्तव में नाग ने यह पूरा खेल रचा था ताकि उस डायन को खत्म किया जा सके। अगले दिन चंदन नहा धोकर महल में जाता है, ये सोचकर कि आज रानी उसका स्वागत करेगी, आज से राजगद्दी उसकी हो जाएगी। राजा को तो वे रात को तालाब में फेंक आए थे, पर जब वह वहां पहुंचता है तो सामने राजा और उसकी बेटी बैठे होते हैं। उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रहती और वह गहरी सोच में डूब जाता है। यह क्या? राजा को तो रात में हम फेंक आए थे और राजकुमारी को तो पहाड़ से धक्का देकर फेंक दिया था। ये सब जिंदा कैसे हैं? कुछ देर बाद प्रेम और साधु बाबा भी वहीं पहुंच जाते हैं। साधु बाबा राजा को सारी बात बता देता है। महाराज, अब सब कुछ जानने का समय आ गया है। जिस रानी पर आपने विश्वास किया वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक डायन थी जिसने शैतान से मिलकर राज्य को निगलने की योजना बनाई थी। चंदन उसके जाल में फंस गया और उसने रात में आपको मारने की कोशिश की, पर प्रेम ने सच्चाई जान ली और आपकी रक्षा की। तालाब में जो शैतान था उसे नष्ट करने के लिए मैंने ही यह सब रचा, क्योंकि मैं वही नाग हूं जो उस तालाब की रक्षा करता था। इसके बाद साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं